हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद क्वेरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाने वाले कुछ जेन्युइन सवाल के आंसर लेके आया हूं। उन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। साथियों, आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है 17 नवंबर 2025 से होने वाला है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है और वो सुनवाई अक्टूबर में कंप्लीट होगी। जैसे ही वो सुनवाई खत्म होती है तो रेलवे के द्वारा 2025 में 17 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस कारण से रेलवे स्टूडेंट के पास अब पढ़ाई करने के लिए बहुत ही कम समय बचा, 2 महीने से भी कम समय उनके पास बचा हुआ है। 2 महीने में बहुत कुछ कवर हो सकता है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको अब केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। कई सारे ग्रुप डी स्टूडेंट के द्वारा मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछा जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से आपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की थी। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए। मैं आपके सामने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे कैसे आपको ग्रुप डी के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी के सिलेबस से लेकर ग्रुप डी के जो बेसिक सवाल स्टूडेंट के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। वह सवाल क्या है दोस्तों? वह सवाल है कि जैसे हमें रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है, कम से कम कितना समय लगेगा हमें पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अब उनके पास 2 महीने का समय बचा ही है तो इसलिए वह सोच विचार करने में मजबूर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट का अर्थात कि एग्जाम में जब उनको 90 मिनट का समय मिलेगा तो उस 90 मिनट में उन्हें 100 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। चौथा क्वेश्चन यह आता है, अधिकतर स्टूडेंट के द्वारा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम से कम हमें कितना अंक लाना है कि हम ग्रुप डी का पेपर क्वालिफाई कर जाएं और उसकी जॉब को प्राप्त कर लें। तो ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कितना नंबर आपको लाना है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां से तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कहां से करें, मैंने तैयारी कहां से की थी और आपको कहां से तैयारी करनी चाहिए। या आपको लूसेंट से जीके पढ़नी चाहिए, या फिर ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, या फिर आपको ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए। तो ये सभी सवाल जो रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट होता है उस रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट के माइंड में ये सभी सवाल चलते रहते हैं, जिसका अंश वह परेशान रहता है और पढ़ाई करने के बजाय वह इन सभी सवालों में उलझा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जितना भी समय मिला था, अगर आपने जनवरी 2025 में जब से ग्रुप डी का फॉर्म आया था अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी, भले ही आपने किसी भी प्रकार से तैयारी की हो, थोड़ा बहुत ही की हो, लेकिन अगर आपने तैयारी कर दी है तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, न टेंशन लेने की कोई जरूरत है। बस आपको अब जो 2 महीने बचे हैं उस समय को कैसे आपको यूटिलाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक यही सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपना सिलेबस में वो क्या होता है, मैथ। मैथ के जो क्वेश्चन इस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो मैथ में कहां कहां से प्रश्न आएंगे मैं आपको बता दूं। मैथ में हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका होगा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, एसआई और सीआई, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आपका टंकी से क्वेश्चन कुछ आते हैं, पानी की टंकी वाले से क्वेश्चन आते हैं। वर्क और एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है। आपका एक क्वेश्चन आता है, रेलवे का पेपर है तो ट्रेन वाले एक क्वेश्चन देते ही है कि ट्रेन, रेलगाड़ी इतनी लंबी है और प्लेटफॉर्म में खड़ा कोई व्यक्ति है तो जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार कर लेगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। और आपका हो गया बोर्ड मास। बोर्ड मास से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी जो मैथ पूछी जाती है उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही टफ और हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक विस्तार पूर्वक मैथ का सिलेबस में अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल मैथ के जो टॉपिक होंगे उनको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अब आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पे। रीजनिंग जो कि आपका 30 नंबर का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा टॉपिक अगर आपका है तो वह रीजनिंग का ही है। रीजनिंग में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 30 है और रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत ही बेसिक रहते हैं।
कुछ आपको 30 में से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि टफ लेवल के होंगे। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं वो लेंथी सवाल रहते हैं। 5 सीटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो टफ पूछता ही पूछता है। वो टफ का मतलब कि वो इतनी बड़ी लैंग्वेज में बता देता है आपको, 7-8 लाइन का जो क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको पढ़ने से ही घबरा जाएंगे। और अगर पढ़ भी लिए सही तरीके से तो उसको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको कैसे सब चीजों को मैनेजमेंट करना है, इसमें आपका टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 में से जो 3 क्वेश्चन थे, जो लेंथी क्वेश्चन थे, उनको छोड़ दिया था। क्योंकि अगर हम 3 क्वेश्चन को छोड़ के अपने उस समय को दूसरे क्वेश्चन में देते हैं, मैथ में देते हैं या फिर अन्य जीके और साइंस में देंगे, तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही मैंने किया था, क्योंकि मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ छोड़ दिए थे और उसकी जगह पे साइंस के कुछ न्यूमेरिकल आए थे, उन न्यूमेरिकल को आसानी से कर लिया था। क्योंकि वो साइंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसकी तुलना में बहुत ही आसान होते हैं। रीजनिंग के जो आपको टॉपिक पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं कैलेंडर, घड़ी, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, और आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको पूछे जाते हैं अल्फाबेटिक न्यूमेरिक से क्वेश्चन आएंगे, अर्थात कि ABCD जो आप देखते हैं कि ABCD ऐसे करके न्यूमेरिक से आते हैं। पजल से क्वेश्चन आते हैं आपको, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं सिलोजियम से क्वेश्चन आते हैं, न्याय वाक्य जो होते हैं, न्याय संगत वाक्य होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही लेकर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके 30 नंबर के आते हैं। 30 में से आप 22 से 23 नंबर के क्वेश्चन जो है उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा 5 से 7 नंबर में जो दिक्कत आएगी, अगर आपने रीजनिंग को बेसिक लेवल से तैयारी की है तो आप उसको आसानी से कवर कर लेंगे। अब 2 महीने के जो समय है तो आपको इसमें रिवीजन करना है। हालांकि जो अगर नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इन सभी टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय तो चाहिए। लेकिन फिर भी वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो मेहनत अगर आप बहुत ही जोरों शोरों से करेंगे तो हो सकता है 2 महीने में भी आप पेपर को क्वालिफाई कर जाएं। ये सब चीजें आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये 30 नंबर के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएगा रीजनिंग में। अब आते हैं साइंस में। साइंस में 25 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टफ काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं, 2 से 3 नंबर के आपके आएंगे, न्यूमेरिकल साइज के आएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल भी इतने आसान होते हैं कि अब क्या बताएं। न्यूमेरिकल में भी आपको फोकल लेंथ और ये दर्पण और प्रतिबिंब, ये सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन आते हैं। जो न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी तीनों को मिला के 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर 25 में से आपको 22 नंबर तो मिल ही जाएंगे। मेरा जो साइंस का टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ डेली, तो अगर आप उसको डेली ले रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आप देखिएगा कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है, काफी सारे जो शिफ्टों में है वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको मेरे सीरीज में से कई बार फंसेंगे भी। तो इस सीरीज को लेना आप मत भूलिए और इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। मैं इस सीरीज को डेली लाने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन में। जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही, कह सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें से आपको 10 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 10 से 12 नंबर ही ला ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें जो वेटेज रहता है ये बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनता है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें करंट अफेयर का भी पोर्शन होता है, इसमें जीके का भी पोर्शन होता है, इसमें स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ में और भी जो बच जाते हैं वो सभी टॉपिक आपको 20 नंबर में मिल जाते हैं। तो ये 20 नंबर में इतने सारे टॉपिक को कवर करना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप ये 25, 30 और 25, अर्थात कि ये 100 में से अगर 80 नंबर की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इसमें 10 नंबर भी आता है, तो आप 100 में से 90 नंबर को ही लेके चलें। तो 90 नंबर में से आप 70 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप 70 नंबर ला लेते हैं, 70 नंबर के ऊपर लाते हैं, तो ग्रुप डी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये तय है। क्योंकि कितनी भी कट ऑफ अधिक जाएगी तो 70 नंबर से नहीं जाएगी। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 72, 73, 2-3 नंबर का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी में है तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो ये हो गया जीके और करंट अफेयर के जो पोर्शन है, 20 में से 10 नंबर आप कवर कर लेंगे। अब आते हैं आपके जेन्युइन क्वेश्चन जो होते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन तो ग्रुप डी स्टूडेंट का होता है कि क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़े। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। इस सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल गया।
पहले ही आपके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो ये तो मैं बता ही दूंगा। दूसरे क्वेश्चन में आपके आते हैं तो कम से कम कितना समय लगेगा। कम से कम अगर रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट है, अगर वह जनवरी 2025 से तैयारी कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 8 से 9 महीने हो चुके हैं और वो लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखा है। तो उसके जो बेसिक लेवल है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे साइंस हो चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, वो अपने बेसिक लेवल को तैयार कर चुका है। अब उसको चाहिए थोड़ा सा लेवल अप चाहिए, साथ में उसको रिवीजन भी करते जाना है। रिवीजन कर जैसे जैसे अगर वो रिवीजन करते जाता है तो उसे सभी टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे और उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जो स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के ऊपर जो कोर्ट केस हुआ है उस कोर्ट केस को लेकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जब उसका रिजल्ट आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इस बार रेलवे ने डिफाइन कर दिया है कि जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के आते ही रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हो सकता है रेलवे का एग्जाम जैसे ही शुरू हो और स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम हो जाए, तब तो आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको तैयारी आपको पहले से ही कंटिन्यू बनाए रखनी है, जो कि मैं पहले से ही बताते जा रहा हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप रेलवे में जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें किसी प्रकार से आपको ये नहीं सोचना है कि रेलवे का कोर्ट केस खत्म होगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब हम जॉब प्राप्त करेंगे। अगर आपको जॉब प्राप्त करनी है तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि जब इसका कोर्ट केस खत्म होगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। और कोर्ट केस का जो रिजल्ट है वह भी मैंने आपको कहीं कुछ हद तक बता दिया था कि कोर्ट केस का जो रिजल्ट है वो हम सभी रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट 10वीं पास वालों के पक्ष में ही जाएगा। और आप देख लीजिएगा ये होने ही वाला है। हालांकि ITI वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और 10th वाले जो हैं उनको भी बैठने का मौका मिलेगा। सभी को मौका मिलेगा, सभी तैयारी करेंगे। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में इतने सारे तादाद में जो फॉर्म भरे गए हैं रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट के द्वारा, तो कभी भी कोई भी कोर्ट केस के द्वारा इतने सारे स्टूडेंट को मना ही नहीं किया जा सकता है। रेलवे ग्रुप डी में जो फॉर्म भरा गया है और इतने सारे करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप देख लीजिएगा कहीं भी जो रिजल्ट आएगा, जो कोर्ट केस का अपडेट आएगा, वो यही आएगा कि सभी स्टूडेंट के द्वारा जो अप्लाई किए गए हैं वो सभी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। वो भले ही अगले ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए वो बोल सकता है कि अब अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन देंगे उसके अनुसार ही आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब तीसरे सवाल में आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। टाइम मैनेजमेंट का अर्थात कि जब आप एग्जाम में बैठोगे एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करोगे और 90 मिनट का जो समय होता है वो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट देते हो तब भी आपके 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। वैसे भी आपको जो रीजनिंग और मैथ के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट से अधिक का समय तो लग ही जाता है। मैथ में 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे जो कि आसानी से आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे, 25 में से जो 10 क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन 7-8 क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 मिनट का भी समय लग जाता है। तो ये 2 मिनट का जो समय है, 1 मिनट एक्स्ट्रा जो लग रहा है, उसको कैसे आप रिकवर करोगे। उसको रिकवर आप करोगे तभी जब आपको करंट अफेयर, जीके, साइंस एकदम रटस्थ हो, एकदम कंठस्थ हो। अर्थात कि आप उस सवाल को देखो और सवाल को देखते ही एकदम से टिक लगा दो और उसमें 5 से 10 सेकंड से ज्यादा आप उसमें बर्बाद मत करो। अगर आपको सही तरीके से लग रहा तो उसको एक कन्फर्म पहले एक बार प्रश्न को देखो, पूरा पढ़ो और पूरा पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखने के बाद टिक लगाओ और एक बार और देख लो, फिर उसके बाद उसको राइट टिक करके उसको आगे बढ़ जाओ। अब उसको दोबारा नहीं देखना है। तो ये प्रक्रिया आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर कर लेनी है। अर्थात कि हर एक वह क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल है और आपको पहले से रटा हुआ है तो उसे 15 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप उसमें 1 मिनट का समय दे गए, अगर उसमें आप 1 मिनट से ज्यादा समय दे गए तो आप अगले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के तहत बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। और टाइम मैनेजमेंट करना है अगर आपको, तो आपको टेक्स्ट बुक से टेस्ट जरूर लगाना है। अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने वाली फीलिंग आएगी। तो एग्जाम में कैसे आपको बैठना है, उसमें कैसे आपको उसमें कैसे आपको एग्जाम देना है, ये सभी चीजें आपको एग्जाम में बैठकर ही फील आएंगी। लेकिन अगर उसके पहले आपको फीलिंग लेनी है एग्जाम वाली, तो आपको टेक्स्ट बुक से एकदम पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं कि आप उधर एग्जाम टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हैं और इधर गूगल से उसका आंसर टाइप कर रहे हैं। नहीं, आपको पूरी ईमानदारी से उसको टेस्ट देना होगा, तभी आप ऐसे क्वालिफाई कर पाओगे। इस प्रकार से आप एग्जाम हॉल में टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं।
अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टूडेंट का होता है कि कम से कम कितना अंक प्राप्त करें कि सिलेक्शन हो जाए। इस सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है कि आपको कम से कम 70 नंबर तो लाना ही लाना है अगर पूर्णतः क्वालिफाई करना है। तो अगर जनरल के आप हो तो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा भी मान के चलिए कि 72-73 नंबर तो आप कंफर्म हो जाइए। लेकिन अगर उससे कम है तो फिर वही मामला 50-50 वाला हो जाएगा कि हाँ कट ऑफ कितनी कम जाएगी, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के तहत आपके मार्क्स बढ़े कि घटे, ये सब चीजें डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप इतना नंबर ला लेते हैं कि इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपको इतने नंबर प्राप्त करने हैं कि आपको इस टेंशन से दूर हो जाना है। जैसे कि मैंने रेलवे ग्रुप डी में तैयारी की थी और उसके बाद मेरे 81 नंबर प्राप्त हुए थे, तो मैंने सीधे एग्जाम देने के बाद अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि मेरे को कितने नंबर आएंगे, ये है वो, जो भी होगा तो देख लिया जाएगा। और मैंने अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हालांकि मैं फिजिकल में थोड़ा सा कमजोर था, क्योंकि वो कभी भी ऐसा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जिसमें हमें फिजिकल देना हो। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ टास्क था। इस टास्क को पूरा करने के लिए मैंने 4 से 5 महीने दिए और जब फिजिकल हुआ तो फिजिकल में पूरी तरीके से क्वालिफाई हो गया। इस प्रकार से आपको कम से कम 70 अंक तो लाने ही लाने हैं। ऐसा आपको मैनेजमेंट करना है कि आप सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 70 नंबर, 100 में से 70 अंक प्राप्त कर सकें। अब आपका पांचवा जो क्वेश्चन आता है सबसे जनरल क्वेश्चन है। ये क्या है कि कहां से तैयारी करें, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी कहां से आप करेंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गए, ये 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में से ये 4 सब्जेक्ट तो ये अकेले खुद जीके लेके बैठा है, तो जीके की तैयारी कहां से करें, करंट अफेयर की तैयारी कहां से करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सभी की तैयारी कहां से करें। तो ये सब चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आते हैं मैथ में। तो मैथ की तैयारी कहां से करें, तो मैथ की तैयारी करने के लिए आपको या तो मैथ की कोई एक अच्छी सी बुक लेनी होगी अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आज ऑनलाइन के जमाने में अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी कोर्स के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक जो सर हैं जिनसे मैंने तैयारी की थी वो साहिल खंडेलवाल सर हैं। आप उनके चैनल में जाकर उनके वीडियोस को देखें। हर एक टॉपिक को, मैथ के हर एक टॉपिक को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आपके हर एक सवाल का जवाब उनके वीडियो में रहता है। आपके किसी भी प्रकार का डाउट जो होगा वो हर एक डाउट आपका पहले ही सॉल्व हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसलिए आपको मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मैथ की तैयारी करना है तो साहिल खंडेलवाल कर सर हैं, उनकी मैथ की सीरीज ले। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं आपको मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, करंट अफेयर और जीके की सभी की तैयारी करवा सकूं। हालांकि मेरे पास जितना समय बचता है तो मैं आपको साइंस के बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने लाता हूं और डेली लाता रहूंगा जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो नहीं जाता है। उसके बाद जो रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग के लिए तो कई सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग को आप वैसे ऑफलाइन भी पढ़ोगे, एक बुक आती है तो बुक से अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वही आप ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से तैयारी करने के लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे मैंने वाईफाई स्टडी में एक है दीपक सर हैं, उनसे तैयारी की थी रीजनिंग की, तो आप कर सकते हैं। एक और जो चैनल है एमडी क्लासेस है, वो एमडी क्लासेस में भी एक रीजनिंग के अच्छे टीचर हैं। रीजनिंग के इस प्रकार से आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कोई वो नहीं है, आप बुक से भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग में ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो उनको आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए छोड़ना ही होगा। अगर आप वो 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपके 10 नंबर क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो कि आसान क्वेश्चन। और हाँ, एक बात तो बताना आपको भूल ही गए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने आप को पूरा रिफ्रेश कर लें, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें। अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि आपको 1.5 घंटे आपके मस्तिष्क को लगातार उस कंप्यूटर में कांस्टेंट रह के अगर देखते हो, तो इस कारण से आपका जो माइंड का लेवल है थोड़ा सा धीरे धीरे जब अंत की ओर पहुंचता है तो कम हो जाता है। इस कारण से आपको डिहाइड्रेशन भी होगा, तो आप थोड़ा सा पानी जरूर पिए। मेरा तो यही कहना है कि पानी पिए, और पानी पीने के बाद हल्का सा पानी पिए, जिससे आपको वॉशरूम ना जाना पड़े। पानी पीने के बाद क्या है कि एक और चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में सभी क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ऐसा कोई टॉपिक वाइज नहीं आता कि मैथ पहले आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, साइंस आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
टॉपिक वाइज नहीं आता है इसमें क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन आपको एक लाइन में पढ़ के उसका आंसर दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर देना है और खत्म करना है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि फंस रहा है, रिव्यू जो क्वेश्चन लग रहा है आपको 50-50 है, तो वो सभी न्यूमेरिक हो जाए, चाहे मैथ का हो जाए, चाहे आपका रीजनिंग का हो जाए, उनको रिव्यू करके छोड़ देना है, अर्थात उनको अंत में देखना है। अगर आपके पास समय बचता है तो उन सवालों को करना है, लेकिन किसी भी हाल में आपको 100 नंबर क्वेश्चन तक जाना ही जाना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 100 नंबर क्वेश्चन तक जा ही नहीं पाते हैं और पहले ही वो 80-90 नंबर तक जाते हैं और अंत के 10 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्जामिनर जो होता है वो बहुत ही स्मार्ट होता है, वह जानता है कि स्टूडेंट 90 नंबर के बाद कर ही नहीं पाते, इसलिए 90 से जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो एकदम हलवा बना देता है। तो हलवा क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, वो फ्री के 10 नंबर आपको जो मिल रहे हैं 7 से 8 नंबर, उसको लेना ही लेना है। तो किसी भी हाल में आपको 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है 5 से 10 मिनट का, तो आपको आना है और जल्दी से रिव्यू में जो क्वेश्चन छोड़े हैं उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है तो उनको रिव्यू देना ही नहीं है, उनको सीधे छोड़ देना है। आपको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर छोड़ोगे नहीं तो आप अंतिम क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको पता ही होना चाहिए एग्जाम हॉल में अगर आप बैठ रहे हैं तो। अब उसके बाद आते हैं साइंस के टॉपिक पे। साइंस क्या कहता है, साइंस में बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप सॉल्व, साइंस का जो है तो मैं बता दूं, साइंस का तो वैसे मैं भी करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, क्योंकि इतने बड़े जो लेवल पे मैं नहीं करवा सकता हूं, मेरे पास अभी कैमरा और जो इतना बड़ा सेटअप नहीं है। मेरे पास जितना सामग्री है उपलब्ध है, मैं उसमें आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूं। तो जो 10 क्वेश्चन है, अगर वो 10 क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो साइंस के और भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। इस समय वर्तमान में जो इसका सबसे बेहतरीन टीचर कह सकते हो आप, तो मुझे तो इस समय वही नीरज लगते हैं। एक नीरज जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कैसे कैसे, और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को बताते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके क्लास ले सकते हैं और साथ में वो डायग्राम के साथ भी उन सब चीजों को समझाते हैं, तो बहुत ही आसान होगा। और साथ में मेरे भी क्लासेस को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अब आते हैं जो जीके करंट अफेयर का पोर्शन है, ये बहुत ही लेंथी पोर्शन होता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलोगे तो करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए वैसे मेरा जो मित्र है देवेंद्र, तो उसने अब एक चैनल शुरू किया है रेलवे बॉय टीआरडी के नाम से, तो आप उसके चैनल में भी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर ले सकते हैं। वो अच्छे से सभी चीजों को एक्सप्लेन करके समझाता है। साथ में आपको अगर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी अगर लेना है तो आप खान सर की क्लास ले सकते हैं, कई सारे उन्होंने बताए हैं, खान सर के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको फ्री में लेना है तो एक गौरव सर हैं जो कि उत्कर्ष क्लासेस पढ़ाते हैं, आप उनके बारे में जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, उनसे मैंने कई सारे जीके के क्वेश्चन पढ़े हैं, करंट अफेयर के भी पढ़े हैं, और अब तो वो साइंस भी शुरू कर चुके हैं, तो साइंस के लिए भी आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपको उनका पढ़ाया हुआ एक बार में याद भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब चीज जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को कहां कहां से आपको पढ़ना है आज मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर, आप कितना मेहनत करते हैं और अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत समीप आ चुका है, 2 महीने से भी कम समय आपके पास बचे हुए हैं। बाकी मैं आपको अपने चैनल पर रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूंगा, कुछ कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी आता है तो मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कई सारे जो ऐसे वीडियो, जानकारी से भरे हुए जो वीडियो है मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपका प्यार इस तरीके से बना रहा तो मैं अपने चैनल में मैं धीरे धीरे वीडियो को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,